सत्य बोलते हो तो आप हमेशा सही वही बोलते रहेंगे क्योंकि वो अंदर से आवाज आती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज आपको समझना चाहिए। दूसरा है धर्मम चरे, धर्म यानी रिलीजन नहीं है। अपना जो प्रोफेशन है, आप जो कोई इंजीनियर बन गया, कोई एमबीए बन गया, मैनेजर बन गया, कोई फार्मासिस्ट फार्माकोलॉजी की डिग्री प्राप्त की, किसी ने आर्ट्स की डिग्री की, आपका जो भी प्रोफेशन है, आप यहाँ से बाहर जाने के बाद कुछ लोग, जैसे शुक्ला जी ने कहा कि कुछ लोग नौकरी करेंगे, कुछ लोग स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे, कुछ लोग गवर्नमेंट सर्विस में जाएंगे, कोई एटॉमिक एनर्जी में भी जाएंगे। तो ऐसे सारे जहाँ जहाँ भी जाओगे वहाँ आप अपना प्रोफेशनलिज्म मत भूलिए। सत्य के साथ वो प्रोफेशनलिज्म बहुत महत्वपूर्ण है, वही आपका धर्म है, उसका आचरण करना बहुत जरूरी है। और तीसरी जो भाग है वो है स्वाध्याय में प्रबंधः, यानी स्वाध्याय करते रहना है। यानी आज डिग्री प्राप्त हो गई इसलिए आज से मुझे पढ़ना लिखना बंद हो गया, ऐसे यदि कोई समझ रहा है तो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। टुडे टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग सो रैपिडली। जब हम ग्रेजुएट हुए 40 साल पहले, मैं सुन रहा था डॉक्टर दिनेश जी मेरे कान में बोल रहे थे, मैं भी 1980 का ही ग्रेजुएट हूँ। तो हम दोनों की करीब करीब 5वें दशक चल रहा है ग्रेजुएशन के बाद। लेकिन हमारे समय से आज तक जितना बदलाव आया, वेदर इट इज इन एजुकेशन सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर और एनी अदर सेक्टर, वो 4-5 बदलाव हो गए होंगे। लेकिन आपकी ज़िंदगी में आप बाहर जाने के बाद हर 2-3 साल में कुछ नई चीज़ आने वाली है, और उसको जब तक आप आत्मसात नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तब तक आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता नहीं रहेगा, रोक दिया जाएगा। तो therefore what we today call as lifelong learning was also there as part of the तैत्तिरीय उपनिषद। स्वाध्याय हमेशा करते रहना है, ये बताया गया था। तो आपको स्वाध्याय हमेशा करते रहना पड़ेगा। लेकिन पहले स्वतः स्व सीखने के लिए ऐसी उपलब्धि नहीं थी जो घर में बैठ के अपने अपने जगह में बैठ के नई कुछ चीज़ सीख सके। क्योंकि जो नॉलेज था, जो ज्ञान था, वो इधर किसी शिक्षक गुरु के पास या किसी ग्रंथालयों में, वाचनालयों में, लाइब्रेरीज में होता था। तो इसलिए आपको कुछ नया सीखने के लिए किसी के और जाना पड़ता, इधर लाइब्रेरी में जाओ या कोई व्यक्ति के पास जाओ, नया कुछ सीखना है तो। लेकिन आज टेक्नोलॉजी के जो नए नए आविष्कार हुए, उसके वजह से इंटरनेट के माध्यम से और अनेक नए नए जो यूट्यूब हो या मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेस हो, जिसको हम मूक्स कहते हैं, हमारा देश का ही इंडिजिनस मूक है स्वयं प्लेटफॉर्म। इसके जरिए आपको अपने घर में बैठ के नई चीज़ें जो भी आ रही है वो आप पढ़ सकते हो, लिख सकते हो और जान सकते हो और उसका प्रयोग कर सकते हो। उसके ऊपर आपकी टेक्नोलॉजी भी आप खुद तैयार कर सकते हो। और इसलिए कई बार ऐसा होता है, शुक्ला जी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उल्लेख किया। वेदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज मोर पावरफुल और ह्यूमन इंटेलिजेंस इज मोर पावरफुल, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। जब तक ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सही उपयोग हो ही नहीं सकेगा। लेकिन मेरे पास बहुत इंटेलिजेंस है, मैं एआई का यूज ही नहीं करूंगा, ये भी गलत बात है। क्योंकि इतनी इंफॉर्मेशन जो लाखों करोड़ों किताबों में छुपी हुई है, उसको छानबीन कर उसका निचोड़ यदि निकालना है तो मशीन लर्निंग के सहायता से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहायता से आपको तुरंत बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। उसका उपयोग कैसे करना है ये ह्यूमन इंटेलिजेंस के ऊपर निर्भर होता है। तो इसलिए दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, और इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डरने की बात नहीं है। लेकिन उसका उपयोग कैसे करना है ये भी सोचने की ज़रूरत है, उसकी मर्यादा क्या है वो भी समझने की ज़रूरत है। और इसलिए हमारे देश में आज और पूरी दुनिया में एक नई सब्जेक्ट के रूप में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आ गया है। यानी आप एआई को
मशीन को क्या प्रश्न पूछेंगे उसके हिसाब से उत्तर मिलेगा। अब गलत प्रश्न पूछोगे गलत उत्तर मिलेगा। तो इसलिए कैसे कौन से प्रश्न कब पूछने हैं इसकी पढ़ाई लिखाई भी हमारे जो शिक्षकगण हैं उनको छात्रों को देनी चाहिए, ताकि एआई का सही उपयोग वो कर सके। और एआई का उपयोग तो सिर्फ कंप्यूटर साइंस के माध्यम से, कंप्यूटर साइंस विषय के लिए नहीं है, तो सारे विषयों के लिए है। और सबसे महत्वपूर्ण 3 जगहों में उसका उपयोग करने के लिए भारत सरकार ने 3 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस पिछले महीने ही शुरू की है। पहला है, हमारा देश हम सब जानते हैं एग्रीकल्चर ओरिएंटेड है, तो फार्मर्स के लिए बहुत सहायता की जरूरत है। बहुत सारे लोग फार्मर्स पीड़ित है, कई जगह में आत्महत्याएं हो रही हैं, तो उनको सही दिशा दिखाने के लिए और उनको अपने साथ लेने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर फॉर एग्रीकल्चर IIT रोपर में स्थापित किया जा रहा है। यानी कौन से समय पे कौन सा क्रॉप लेना चाहिए, कितना उसमें फर्टिलाइजर का उपयोग होना चाहिए, उसकी फसल कब काटनी चाहिए, हवामान के हिसाब से कैसे बदलाव हो रहे हैं उसका हम उपयोग कैसे करें, और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कैसे हो, ये सब चीज़ों के लिए ये AI सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन एग्रीकल्चर वहाँ स्थापित होने जा रहा है। दूसरा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सबसे महत्वपूर्ण हेल्थ केयर, हमारे स्वास्थ्य। शुक्ला जी ने बहुत अच्छा कहा कि कुछ सालों पहले हम सब लोग जो खेल खेलते थे वो सब ग्राउंड में खेलते थे, एक्सरसाइज करते थे, गेम्स खेलते थे, तो हमारी सेहत अपने आप ही अच्छी हो रहती थी। लेकिन आज के छात्र जो है वो कंप्यूटर या अपने लैपटॉप या अपने मोबाइल फोन पर कंप्यूटर गेम्स खेलते हैं, तो स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उनके स्वास्थ्य ठीक करने के लिए मनोवैज्ञानिक रीति से भी साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो रहा है, उससे भी बाहर निकलने के लिए और सही ढंग से हेल्थ को अच्छी रखने के लिए शहरों के लोगों के लिए, गांवों के लोगों के लिए भी, दूर दराज के जगह में जहां डॉक्टर भी नहीं वहां भी पहुंचने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर फॉर हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो IIT दिल्ली और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली को इकट्ठा दिया गया है। तीसरा, हम भले जरूरत है नहीं है, गांवों में इतने रोजगार न होने की वजह से बहुत सारे लोग अपने सिटीज़ में आ रहे हैं और सिटीज़ बहुत बड़ी हो रही है, इसलिए सिटीज़ का जो लाइफ है बहुत खराब होते जा रहा है। देयरफॉर देयर इज अ नीड फॉर सस्टेनेबल स्मार्ट सिटीज़। हमने तो 100 सिटीज़ की बात की हुई थी, उसका कार्य चल रहा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा सिटीज़ की ज़रूरत होगी। तो इसलिए हाउ सिटीज़ कैन बी सस्टेनेबल एंड स्मार्ट, इसके लिए IIT कानपुर जो उत्तर प्रदेश में स्थित है वहाँ है। जब ये 3 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस इन AI शुरू होंगे तो इसका मतलब नहीं है कि वो 3 ही इंस्टीट्यूट्स के लिए ये है, लेकिन ये आसपास के सारे इंस्टीट्यूट के लिए है। हम कैसे उनके साथ कोलैबोरेशन कर कर, उनके साथ जुड़कर जॉइंट रिसर्च कर सकते हैं, हमारे स्टूडेंट्स को वहाँ इंटर्नशिप के रूप में भेजकर उसकी भी पढ़ाई कैसे करवा सकते हैं, इसके लिए हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज के प्राध्यापकों को कोशिश करनी पड़ेगी। तो GLA यूनिवर्सिटी को भी ऐसी कार्य करने की बहुत बहुत ज़रूरत है।